नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम आपको सिर्फ और सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर हल्ला नहीं, बल्कि आपको उस खबर का एक और पहलू जिससे आपको अवगत कराना है, जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहां खबरों के उस एंगल को आपको हम समझाते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के टॉप एंगल की। आज हम बात करेंगे पहली बड़ी खबर खबरों के टॉप एंगल में, दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जो रस्साकसी चल रही है इसके बारे में, क्योंकि आज लगातार दूसरी बार मेयर का चुनाव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर हंगामा, विरोध प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप रहा। खबरों के टॉप एंगल की कॉलेजियम पर हो रहे विवाद से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री ने यह कहा है कि कॉलेजियम उस खुफिया रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दी है जिसे सौरभ कृपाल मामले में आईबी और रॉ ने केंद्र को दिया था। इस खबर पर विस्तार से हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। अब इन सभी खबरों का टॉप एंगल आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एमसीडी की। खबरों के टॉप एंगल में सबसे पहले दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस जो कि स्थगित हो चुके हैं उसकी बात करेंगे। दिल्ली में मेयर के चुनाव को आज एक बार फिर से टाल दिया गया। पार्षदों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई। आज दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, सदन से स्थायी समिति के 6 सदस्यों के प्रतिष्ठित पदों के लिए चुनाव होने थे, लेकिन ये स्थगित हो गए। पूरी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। लेकिन आखिर क्या कुछ सदन में हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामा, नारेबाजी, प्रदर्शन, तू मैं, नजारा है दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव का। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक मंगलवार को एक बार फिर स्थगित हो गई। इसके साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी टाल दिया गया, जिस पर अब जुबानी जंग जारी है। कोई ट्रिगर नहीं था, कुछ नहीं था, केवल और केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज मेयर के चुनाव से भाग रही है। ये भागती जनता पार्टी हो गई है। कभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव से भाग रही थी भागती जनता पार्टी, अब वो मेयर के चुनाव से भाग रही है भागती जनता पार्टी। जनता ने इनको हराया है और इनको ये मानना पड़ेगा कि जनता ने आपको हटा दिया है। नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव के तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में आ जाते हैं। अभी ये भी नहीं पता था, ध्यान रहे कि अभी ये भी नहीं पता था कि वोटिंग कौन कौन करेगा, क्योंकि अगर वो कोई और विषय उठाते हैं तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए और स्थिति ऐसी बनी कि 15 मिनट के लिए एक बार सदन को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले 6 जनवरी को भी मेयर चुनाव के दौरान 10 एल्डरमैन या मनोनीत सदस्य का पहले शपथ को लेकर बवाल हुआ और सदन स्थगित कर दी गई। तब भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट और गाली गलौज देखने को मिली। मंगलवार को एक बार फिर सदन को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। निगम में हंगामा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। इस बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन में धरना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इलीगल तरीके से दिल्ली की एमसीडी पे कब्जा चाहती है। मार्च में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका 2022 में। 11 महीने हो चुके इलीगल कब्जा चल रहा है और उस कब्जे को बढ़ाना चाहती है, और बाहर मीडिया के साथियों को कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर नहीं है। मैं मीडिया के साथियों से ये अपील करता हूं कि आप अपना कैमरा ऊपर की गैलरी में लगाइए। आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद की अटेंडेंस हम यहां आपके सामने कराएंगे। दिल्ली एमसीडी के पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली नगर निगम के सदन में बागेश्वर धाम का जयकारा लगा। वार्ड नंबर 202 से बीजेपी के पार्षद रामकिशोर शर्मा ने शपथ के बाद बागेश्वर धाम की जय का नारा लगाया। एमसीडी के नए मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता में टक्कर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
अब देखिए इस खबर का टॉप एंगल हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली मेयर के चुनाव में बार बार बवाल क्यों होता है। दरअसल देखिए दिल्ली में मेयर के मतदान के लिए 274 वोट पड़ने वाले हैं। 250 पार्षद हैं, 14 विधायक हैं, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ साथ देखिए बहुमत के लिए 138 वोटों की जरूरत होती है। आंकड़े हैं ये। आम आदमी पार्टी 151 वोट होने का दावा भी कर रही है और इनमें 134 पार्षद हैं, 13 विधायक हैं और 3 सांसद और 1 निर्दलीय। तो सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी को मतदान से आखिर किस बात का डर है? क्यों आखिर मतदान में अड़ंगा लगाया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? दरअसल समझिए 24 जनवरी को दिल्ली को नया मेयर मिलना था। सभी नए पार्षद और एल्डरमैन ने शपथ ले ली थी, लेकिन सदन में माननीयों ने बवाल शुरू कर दिया। दोनों पार्टी एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रही हैं। अब जब दोनों ही पार्टी खुद को दूध का धुला कह रही हैं, तो क्यों ना इस पूरे हंगामे की जांच हो जाए। कम से कम दिल्ली के वोटरों को पता तो चले कि उनके माननीय पार्षद आखिर कितना काम कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला फिलहाल आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए इस पूरी कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लेकिन आगे क्या होता है उसकी डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, खबरों में टॉप एंगल की बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। दिल्ली पुलिस की जॉइंट सीपी मीनू चौधरी ने दरअसल चार्जशीट फाइल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी डिटेल मीडिया के साथ साझा की। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल 302 और 201 की धारा के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है और घटना के दिन श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गई थी। क्या आखिर वजह रही होगी? नाराज आफ्ताब ने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर किया। इस चार्जशीट में ये सभी पॉइंट्स मेंशन हैं। 150 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। सजा के लिए साइंटिफिक एविडेंस भी प्राप्त किया गया और कई राज्यों में एसआईटी की टीम भी भेजी गई है। बॉडी रिकवर के लिए टीम बनाई गई। दिल्ली, गुरुग्राम, महाराष्ट्र में कई बार सर्च अभियान भी चला और साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया। डीएनए टेस्ट, नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया। चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल एविडेंस भी जुटाए गए। सोशल मीडिया एविडेंस भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं। तो बकायदा ये सभी चीजें उस चार्जशीट में रखी गई हैं। इसमें इस केस में इन्हीं जो रिकवरीज हैं हमारी, और चाहे वो और भी इनक्रिमिनेटिंग जो आइटम्स हैं उनकी रिकवरीज, ये डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, ओरल टेस्टिमनीज, इन सभी को जो है एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आने के बाद आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है। 302 और 201 आईपीसी में कोर्ट में आज दाखिल कर दी गई है और अभी फर्दर कोर्ट में पैरवी टीम का भी गठन किया है, जिससे कि जो ट्रायल पे इस केस की पैरवी रेगुलर बेसिस पे की जा सके। चलिए बात करते हैं कॉलेजियम से जुड़े हुए पूरे मामले की। जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कॉलेजियम अपना आमने सामने इस वक्त खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा सौरभ कृपाल के नाम की हो रही है। असल में देखिए केंद्र सरकार ने सौरभ कृपाल का नाम वापस भेजने का आधार आईबी और रॉ की एक रिपोर्ट को बनाया, लेकिन कॉलेजियम ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू का रिएक्शन भी इस पर सामने आया। क्या कहा किरण रिजिजू ने इस रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और कॉलेजियम के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने आज से करीब 1 महीने पहले 19 नामों की फाइल वापस कॉलेजियम को लौटा दी थी, उसके बाद अब 19 जनवरी को एक एक कर नामों को कॉलेजियम की ओर से दोहराने शुरू कर दिए गए, जिसमें सबसे अहम नाम दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल का है। सौरभ कृपाल के नाम को दोहराते हुए कॉलेजियम ने आईबी और रॉ की रिपोर्ट को अपने स्टेटमेंट में बाकायदा दर्ज किया और उन तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह सौरभ कृपाल का निजीगत मसला है, ऐसे में उनकी उम्मीदवारी नहीं खारिज की जा सकती। केंद्र और कॉलेजियम के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। जजों की नियुक्ति का मामला गर्माता जा रहा है।
सबसे ज्यादा चर्चा सौरभ कृपाल के नाम को लेकर हो रही है। सौरभ कृपाल के नाम को सरकार ने आईबी और रॉ की रिपोर्ट के आधार पर लौटाया था, लेकिन कॉलेजियम ने उस रिपोर्ट को ही सार्वजनिक कर दिया। कॉलेजियम ने सरकार से जिन नामों की दोबारा सिफारिश की है उसमें सौरभ कृपाल का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सरकार ने आईबी और रॉ की रिपोर्ट के हवाले से सौरभ कृपाल को जज न बनाने के 2 कारण गिनाए थे, लेकिन कॉलेजियम ने सरकार की उसी गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट में जो कारण बताए गए थे उसमें पहला कारण सौरभ कृपाल का पार्टनर स्विस नागरिक होना बताया गया और दूसरा कारण यह कहा गया कि सौरभ कृपाल गे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए कहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने मन मुताबिक सेक्सुअल ओरिएंटेशन का अधिकार है। कॉलेजियम के खुफिया रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सरकार ने आपत्ति जताई है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे एक गंभीर मसला बताया। जहां तक बहुत ही सीरियस जो रॉ का इंफॉर्मेशन, रॉ का इनपुट्स और आईबी का इनपुट्स को पब्लिक डोमेन में डालने का सवाल है, ये गंभीर विषय है। सही समय पर मैं इस पे टिप्पणी जरूर दूंगा। नियम यह कहता है कि अगर कॉलेजियम किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करता है और सरकार उसे वापस कर देती है, लेकिन अगर दोबारा कॉलेजियम सिफारिश के लिए भेजता है तो सरकार इसे मानने के लिए बाध्य है। अब ऐसे में देखना होगा कि यह टकराव आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल सौरभ कृपाल के नाम को लेकर केंद्र और कॉलेजियम आमने सामने हैं, क्योंकि सौरभ कृपाल की फाइल जब केंद्र सरकार ने लौटाई थी तब आईबी और रॉ की रिपोर्ट का हवाला दिया था। बाद में नाम दोहराते हुए कॉलेजियम ने इस आईबी और रॉ की रिपोर्ट को बाकायदा पब्लिक डोमेन में लाया। इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई है और यहाँ तक कह डाला है कि यह एक गंभीर मसला है। कानून मंत्री के इस बयान से समझा जा सकता है कि केंद्र और कॉलेजियम के बीच टकराव किस हद तक जारी है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की दुर्घटना में मदद करने वालों को न केवल सम्मानित किया जाएगा बल्कि उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। देखिए, खबर यह है कि ऋषभ पंत के सामने फरिश्ता बनकर आए दोनों युवकों को रिपब्लिक डे पर उत्तराखंड की जो डीजीपी हैं वो दरअसल सम्मानित करने वाले हैं और इसके साथ साथ देखिए उनको कई तोहफे भी देने वाले हैं। इस रिपोर्ट में ऋषभ पंत के मददगार होंगे सम्मानित। ड्राइवर और कंडक्टर बने देवदूत। रिपब्लिक डे पर मिलेगा सम्मान। जिन लोगों ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की दुर्घटना के फौरन बाद मदद की थी, उत्तराखंड पुलिस उन्हें सम्मानित करेगी। गौरतलब है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत उस वक्त बाल बाल बच गए जब वे अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए अपने घर रुड़की जा रहे थे। पिछले साल 30 दिसंबर को दिल्ली देहरादून हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। सही समय पर 2 युवक देवदूत बनकर आए और ऋषभ को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की। सबसे पहले घायल ऋषभ पंत ने ही दोनों को अपना मददगार बताया था और उन्हें देहरादून अस्पताल बुलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जिसका अर्थ है जिस पर ईश्वर की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।